चलो भाई, आज मंगलवार के शुभ दिन पे हम लोग मैक्रो शुरू कर रहे हैं। बेसिकली अगर बात करेंगे पेपर के पैटर्न की, तो एक स्टेटमेंट मैं भी जारी करूंगा, तुमको उससे खुशी का एहसास होगा कि जो माइक्रो का पेपर आता है वो ज़्यादा टेढ़ा आता है एज़ कंपेयर टू मैक्रो। मैक्रो के क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। माइक्रो में इंस्टीट्यूट क्या करती है, वो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रही है, क्योंकि इसका रीज़न है माइक्रो इकोनॉमिक्स सीए फाउंडेशन लेवल पे यानी कि सीपीटी लेवल पे, PE1 लेवल पे पिछले 30-35 साल से है। तो 30-35 साल से इंस्टीट्यूट इस पर क्वेश्चन बनाए जा रही है, तो कितने सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। मैक्रो बहुत नया है, मैक्रो का भी 2 साल भी नहीं हुए, तो इसलिए इंस्टीट्यूट के पास में खुद के पास इतने सारे क्वेश्चन है नहीं। तो वो लोग सिंपली क्या करते हैं, दे जस्ट पिक द मॉड्यूल और वहीं सीधा क्वेश्चन बना देते हैं। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, जब तुम एग्जाम पेपर देखोगे तो मैक्रो के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान होंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि मैक्रो लेंदी है, तुमको दिखेगी अपनी मॉड्यूल में बहुत सारा कंटेंट है मैक्रो के अंदर। तो इतना सारा कंटेंट पढ़ने के लिए अगर उसको लिखने बैठेंगे तो इट विल टेक बहुत सारा टाइम, तो वो हम लोग नहीं करेंगे, मॉड्यूल से ही पिक करना है। अब तुम लोगों ने क्या करना है, जब तक मैक्रो चलती रहेगी तुमको अपने पास में हाइलाइटर रखना है। यू नीड टू मेंटेन अ हाइलाइटर, क्योंकि मैं क्या करते चलूँगा, मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करवाऊँगा और मान के चलना तुम्हारा एग्ज़ाम में से 90% पोर्शन वही होगा जो हाईलाइट करके जाएंगे, एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन दिखने वाले हैं। ठीक है, तो हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं कि लास्ट टाइम पे क्या हो कि अपने को 2 घंटे में कोर्स करना है, तो केवल क्या क्या पढ़ लो, वो हाईलाइट पढ़ लो, अपना पेपर वही आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अगर कोर्स की बात करोगे तो टोटल तुमको पता हो कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर है। 5th तक तो अपने कहाँ हो गए थे माइक्रो में, फिर 6, 7, 8, 9, 10 मोस्टली चीज़ें रिपीट होने वाली है। अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, अगर हम बात करें पब्लिक फाइनेंस की, जिसमें मतलब बजट वगैरह पढ़ते हैं, तो वो तो सारी वापस रिपीट हो जाएंगी। मनी एंड बैंकिंग की हमने बातें 12th में करी हुई है, वो भी सारी रिपीट हो जाएंगी। 1-2 नए टॉपिक्स आएंगे, यहाँ तुमको दिखेगा इंटरनेशनल ट्रेड, वो हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, तो वो बिल्कुल नया चैप्टर होगा। देन लास्ट में आएगा इंडियन इकोनॉमिक, वो हम लोगों ने पढ़ के रखा है कहाँ पे, 11th में। तो वहाँ जो ढंग से पढ़ के आए हैं उनको यहाँ तो बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि सारी बातें रिपीट होंगी, बहुत इजीली याद हो जाएंगी। लेकिन वहाँ पे ढंग से पढ़ के नहीं आए तो उसका मतलब ये नहीं कि उनको समझ में भी नहीं आएगा, समझ में आएगा बट याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सो टोटल 5 चैप्टर्स हैं, आज शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर कौन सा वाला, नेशनल इनकम, नाम से दिख रहा है नेशनल इनकम। अब इसमें मॉड्यूल ने क्या किया, लिखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन सीरीज बहुत पुअर है। बहुत पुअर मतलब कोई भी बच्चा अपने लेवल से ये मॉड्यूल से पढ़ ही नहीं सकता। कि भाई तुम जैसे तुमने पढ़े होंगे नेशनल इनकम को पढ़ने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ते हैं पहले, तो उन्होंने बोला कि हाँ भैया हम भी तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे ताकि तुम्हारे बेसिक्स बन जाए। और पहला कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ाया, ये क्या है, नॉमिनल जीडीपी। सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए स्टूडेंट कि वो खुद से ये मॉड्यूल को पढ़ पाए, तो हम लोगों ने पहले इसकी सीरीज डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैं जिस सीरीज में पढ़ाऊंगा तुमको उसी सीरीज में मॉड्यूल को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक दिया है उसी को पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखो तो, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अभी ये क्या है तुमको पता है, हम लोगों ने एक लुका पैसियोली नाम सुना हुआ है। कौन है लुका पैसियोली, फादर ऑफ अकाउंट्स, जिसने अकाउंटिंग के प्रोसेस दिए हैं, डबल एंट्री सिस्टम। सो बेसिकली उन्होंने अकाउंटिंग के रूल्स दिए थे। अब अकाउंटिंग ऐसा तो है नहीं कि सेल्फ मेड सब्जेक्ट है, हम में से किसी ने बनाया है, तो वैसा ही नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी किसी ने बनाया है। जिसने बनाया उसकी बात हो रही है। देखो क्या लिखा है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग पायोनियर्ड बाय नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट, क्या नाम है, साइमन कज़नेट्स। और दूसरा कौन है, रिचर्ड स्टोन। इज दिस सिस्टम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू द स्टेज ऑफ देयर फाइनल डिस्पोजल। अब बताओ, पहले लाइन में मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन क्या आएगा कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के पायोनियर कौन थे, तो 2 नाम दिख रहे हैं, कौन कौन है, साइमन कज़नेट्स और रिचर्ड स्टोन। हाँ, एक ही बहुत है, ये बात समझ में आ रही है। तो अभी यही गंदे क्वेश्चंस हैं,
अगर मैं तुमसे पूछूंगा ना, अभी चैप्टर खत्म करेंगे फिर तुमसे पूछूंगा नेशनल इनकम क्या हो, तुम बता दोगे नेशनल इनकम क्या होता है। लेकिन अगर ये नहीं पढ़ा हुआ है कि लाया कौन था, तो खेल खत्म है। अब क्वेश्चन तो ऐसे ही आ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन अपना यहीं पे बन गया। आगे बढ़ो। लाइक एनी अदर अकाउंटिंग सिस्टम, द नेशनल इनकम अकाउंट्स फर्स्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट्स एंड देन कंस्ट्रक्ट मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज कॉन्सेप्ट्स। तो पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, इन मेजर्स को पता करेंगे। नेशनल इनकम अकाउंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द वेरियस ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज to the stage of their final disposal are interrelated and gives us an idea of the working of an economy। क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश की हिंदी करनी है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, बट क्या लिखा हुआ है? सिंपल सी बात, सही बोल रहा है बिल्कुल के साथ। प्रोडक्शन से लेके फाइनल कंजम्पशन तक जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको इंटरलिंक करने का काम किसने किया है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग ने किया है। चलो आगे देखते हैं फिर क्या बोल रहे हैं। इट हेल्प्स अस टू मीट द नीड्स ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट एनालिस्ट, पॉलिसी मेकर्स एंड डिसीजन मेकर्स। तो ठीक है, तो अब दिख ही रहा है अपने को, हालांकि इसमें वापस अपने को दिखेगा कि यूजफुलनेस क्या होती है, वहां पे सारे वापस आ जाएंगे। मुझे ये पढ़ के बताओ, अब रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है। नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा है बताओ। पार्थ, अगर ये पैरा पढ़ लिया है तो मेरा पहला क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री, वेरी गुड, आना चाहिए था एक, आएगा -0.25। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? मोस्पी। सीधा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मोस्पी, तो वहीं फंस जाएंगे। मोस्पी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट आता है? कौन सा डिपार्टमेंट आता है? CSO। क्या नाम है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। तो CSO किसके अंदर आता है? मोस्पी के अंदर। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताओ कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? नेशनल इनकम। तो क्या आंसर होगा उसका? CSO। या क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन सी मिनिस्ट्री? तो आंसर क्या होगा? मोस्पी। फुल फॉर्म क्या होगी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब देखो, अब अगर मुझे पूरे इंडिया का, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम ऑफ होल इंडिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेंटर, यानी कि अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इतनी पावर नहीं है या इतने उनके पास रिसोर्स नहीं है कि खुद से कैलकुलेट करवा दे। तो वो लोग क्या करते हैं? वो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। जितने भी स्टेट हैं उन सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी पकड़ा देते हैं कि तुम अपने स्टेट की स्टेट इनकम निकालो, तुम अपने स्टेट की निकालो, तुम अपने ऐसे करके वो सब लोग से क्या करवा लेते हैं? स्टेट की इनकम निकलवा लेते हैं और फिर उनको क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। बरोबर, तो जोड़ते ही हमें क्या मिल जाता है? नेशनल इनकम। सो बेसिकली होता क्या है? इट कम्स फ्रॉम वेरी ग्राउंड रूट लेवल। मतलब जैसे अगर तुमको पता होगा, स्टेट है, स्टेट में रीजन्स होते हैं, जोन्स होते हैं, फिर वो रीजन्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में फिर क्या होता है? तहसीलें होती है, तहसीलों में फिर क्या होता है? पंचायत समितियां होती है, फिर उसके अंदर क्या होते हैं? पंचायत्स होती हैं। ये नाम सुना होगा। तो फिर बहुत रूट लेवल से शुरू होता है। पंचायत वाले लोग अपने यहाँ की इनकम फॉरवर्ड करते हैं, पंचायत समिति वाले लोग क्या करते हैं? उनको क्लब करके अपनी इनकम फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर तहसील वाले क्या करते हैं? वो पंचायत समिति की इनकम क्लब करते हैं। इस तरीके से पूरे ग्राउंड रूट लेवल से ये ऊपर की तरफ बढ़ते रहता है। बट हम लोग को इतना ही देखना है कि स्टेट क्या करता है? स्टेट किसको फॉरवर्ड करता है? सेंटर को, और सेंटर उससे क्लब कर लेता है। ये काम करने के लिए देखो कौन सा डिपार्टमेंट बनाया गया, पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो फिर एक क्वेश्चन आएगा कि बताओ नेशनल इनकम के लिए स्टेट लेवल पे कौन सा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल? क्या नाम लिखोगे? स्टेट डायरेक्टरेट्स एंड
ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, डैश। तो इसको भी हाईलाइट मारो फटाफट, यही तो क्वेश्चन आएंगे, और क्या क्वेश्चन है बताओ। तो पहले ही 2 पैरा से मुझे 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या दिख रहा है, कौन नेशनल इनकम अकाउंटिंग लाया था, तो पहला नाम क्या था, साइमन कज़नेट्स एंड रिचर्ड स्टोन। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, सेंटर में कौन, तो सेंटर में मोस्पी के अंदर सीएसओ और स्टेट में डैश। तो इसको शॉर्टकट में लिख लेना चाहिए ताकि अपने को याद रहे। लिखो ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी, 2 टुकड़ों में बट जाएगा, सेंटर और स्टेट। सेंटर में बड़ा आदमी कौन, मोस्पी, मोस्पी के अंदर कौन, सीएसओ, और स्टेट में कौन, डैश। ताकि जब भी अब पढ़ोगे तुमको इतना ही पढ़ना है, तो अपना पूरा पैरा कंप्लीट हो गया। यही लिखते हैं ना, ऊपर खाली रखते, जगह आती कहीं काम आती हो, तो पूरा मॉड्यूल को भर भरा के ऐसा कर देंगे कोई दूसरा यूज ही नहीं कर पाए। चलो छोटा ही है चैप्टर, तो आ जाओ। पेज नंबर 6.26। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट पैरा पढ़ के बताओ क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। बताओ भाई, कुछ समझ में आ रहा है। फर्स्ट पैरा में वही लिखा जब ये अपन बात कर रहे थे कि हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने क्या करना होता है, अपनी इनकम एस्टिमेट करनी होती है। वो कैसे आती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेट से आती है। हमने बात की थी अभी कि हर डिस्ट्रिक्ट अपने क्या करता है, इनकम एस्टिमेट आगे फॉरवर्ड करता है। इसके बाद में स्टेट क्या कैलकुलेट करता है, स्टेट इनकम, या उसका एक और नाम क्या है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, NSDP। चलो ये कैलकुलेट करता है, और जनरली वो कितने टाइम के लिए कैलकुलेट करता है, 1 साल। ये बताने की जरूरत नहीं है, नेशनल इनकम हमेशा हर साल की निकलती है। आगे बढ़िए। और वो कोशिश करता है कि उसमें क्या नहीं हो, डुप्लीकेशन नहीं हो, ठीक भी है। पर कैपिटा स्टेट इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग NSDP बाय बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बाय मिड ईयर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन। मतलब बताओ, मतलब साल के बीच में उस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन रही होगी, उस एस्टिमेट से वो लोग क्या करते हैं, NSDP को डिवाइड करवाते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा समझ रहे हो, क्वेश्चन आएगा, ये लाइन पूरी उठा लेंगे कि भैया पर कैपिटा स्टेट इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग NSDP बाय दी डॉट 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 प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन। जय माता दी। 90% बच्चे गलत करके आएंगे, पता ही नहीं है उसमें क्या लिखना है, तो आंसर वहां पे क्या होगा, मिड ईयर। ठीक है, चलो इसको ध्यान रखना है। आओ आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा पहला लिखा हुआ है, पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। द स्टेट लेवल एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट इनकम यूनिट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अभी बात हुई थी डैश की, ये काम डैश करवाता है। फिर क्या लिखा है, ये फिर आ गया, ये कौन है, सीएसओ। सीएसओ असिस्ट करता है। अब सीएसओ समझाता है, स्टेट लेवल के ऑफिसर्स को बुलाते हैं सेंटर में, उनको सिखाते हैं कि तुम लोगों ने नेशनल इनकम निकालनी कैसे। तो वही लिख रहा है, पढ़ के देखो तो क्या लिख रहा है, देखो तो। सीएसओ असिस्ट दी स्टेट्स in the preparation of these estimates by rendering advice on conceptual and methodological problems। मतलब क्या बोल रहे हैं कि समस्याएं जो आ रही है, चाहे वो मेथड से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट से हो, वो सिखाता कौन है, वो सीएसओ। ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखो, इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टेट इनकम एस्टिमेट्स सर्टेन एक्टिविटीज सच एज, हाईलाइट करेंगे फटाफट से, रेलवेज, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब क्या करती है, कट अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज एंड दस देयर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी असाइंड टू वन स्टेट डायरेक्टली। मतलब यहां तक क्या लिखा है, यहां से अपने ट्रेन निकलती है, ट्रेन यहां से कहां जाती है, कहां जाती है, मतलब कोई ट्रेन उत्तराखंड जा रही है, कोई महाराष्ट्र जा रही है, कोई गुजरात जा रही है। तो अभी राजस्थान को बोला जाए कि तुम बताओ रेलवेज ने तुम्हारे लिए कितना कमाया, तो कैसे मालूम पड़ेगा। रेलवेज तो क्या कर रही है, वो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया सर्विस दे रही है। ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, वो भी क्या करते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया सर्विस दे रहे हैं। और बताओ, और बैंकिंग का लिखा है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस वगैरह जो होते हैं, ये सारे भी ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं। तो इनकी जो सर्विस है, उनका हम लोग नेशनल इनकम में काउंटिंग स्टेट से नहीं करवा सकते। उसका काम कौन करता है, वो सेंटर खुद करता है। और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, सुपरा रीजनल सेक्टर्स। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या क्वेश्चन बनेगा कि बताओ इनमें से सुपरा रीजनल सेक्टर कौन सा है, या वो तुमसे पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरा रीजनल सेक्टर। चले यहां से आगे। सबसे पहले हम लोगों ने ये पता करा है कि भैया एस्टिमेट्स करता कौन है, कैलकुलेशंस करता कौन है। द एस्टिमेट्स ऑफ द सुपरा रीजनल एक्टिविटीज आर कंपाइल्ड फॉर द इकोनॉमी एज अ होल एंड एलोकेटेड टू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट इंडिकेटर्स। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रेलेवेंट इंडिकेटर, अब अपने को इंडिकेटर नहीं पढ़ने। एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर मान लो कि रेलवेज की सर्विस को बांट रहे हैं, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स पे कर सकते हैं कि कितने पैसेंजर्स ने राजस्थान में बोर्डिंग करी, कर सकते हैं। अपने को तो इनकम बांटनी है, कैसे भी बेसिस पे बांटो, तो अपने को बेसिस नहीं पढ़ना है, बस अपने को पता रखना है कि ठीक है इंडिकेटर उसको बांट देंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो दो टॉपिक हम लोगों ने कवर किए। पहला टॉपिक तो क्या था कि किस किस डिपार्टमेंट को, किस किस मिनिस्ट्री को जिम्मेदारी सौंपी गई है और किसने नेशनल अकाउंटिंग को प्रोपाउंड किया। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स इन इंडिया, भारत में हम लोग कैसे अकाउंटिंग करवाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने नेशनल इनकम का एन भी नहीं पढ़ा। नेशनल इनकम अब शुरू हो रही है, फटाफट आ जाओ। अब नेशनल इनकम पढ़ने के लिए कुछ अपने को बेसिक्स चाहिए होंगे, बेसिक्स अपने मॉड्यूल में लिखे हुए नहीं है, तो एक बार मैं मॉड्यूल के अंदर ही कहीं जगह तुमको मिले वहां लिख लीजिए। कुछ बेसिक्स की अपने को रिक्वायरमेंट होगी। पहला, कुछ अपने को बेसिक्स चाहिए होंगे। पहला बेसिक, हाँ हाँ कहीं पर भी, वॉट एवर इफ यू फाइंड अ पेज वहां लिख दो, चलेगा चलेगा, दौड़ेगा। ओ रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स। बचपन में हमने पढ़ा हुआ है। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें जो हम लोग खरीदते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे पेन के लिए क्या लगा होगा, प्लास्टिक, तो वो इसका क्या होगा, रॉ मटेरियल। अच्छा, व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स, वो सारे गुड्स जो बन तो चुकी है
लेकिन वो कंजम्पशन में काम आने की बजाय किस में लग जाती है, फर्दर प्रोडक्शन में लग जाती है। एग्जाम्पल हमने बचपन में लिया था, टायर इन कार। मतलब अगर तुम लोगों ने टायर प्रोड्यूस करवाया है तो टायर वैसे फाइनल गुड है, तुम चाहते तो उससे खेल सकते थे। वो खेलते हैं ना वो बच्चे ऐसे, वो लकड़ी लेके टायर से, तो तुम एक ट्रक का टायर खरीद के लेके आ गए और उससे खेल रहे हो, कर सकते थे ये काम। कुछ लोग उसको जिम में यूज करते हैं तो वो कर सकते थे, लेकिन तुमने उसे किस में लगा दिया, ट्रक में लगा दिया। ट्रक का टायर ट्रक में लगेगा ना, कार में कैसे लगेगा? तुमने उसे किस में लगा दिया, ट्रक में लगा दिया। तो वो टायर क्या बन गया, वो टायर बन गया इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, चलो इसके बाद में क्या आ रहा है, फाइनल गुड्स, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखो ये गुड्स भी दो तरीके की हो सकती है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स? जो कंज्यूम करके खत्म कर दी जाती है, जिनसे फर्दर प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, सो लिख देते हैं यहां पे, एरो कर देते हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। एग्जाम्पल मैंने बचपन में कई बार लिया है, लाइक अगर तुम लोगों ने जेसीबी खरीदी और जेसीबी से तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम प्रॉपर प्रोडक्शन में कहीं पे काम ले रहे हो कि कंस्ट्रक्शन में काम ले लिया तो उससे पैसा कमा रहे हो, तो जेसीबी क्या कहलाएगी, कैपिटल गुड्स कहलाएगी। बट तुम लोगों ने बाइक ली, बाइक लेके यहाँ वहाँ घूम रहे हो तो वो क्या बन जाएगी, कंज्यूमर गुड्स। तो मोबाइल फोन खरीदते हो, वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, चलो समझाने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अपने को पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। आओ सेकंड पॉइंट लिखो, ग्रॉस वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले वर्ड पिक करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब अगर किसी इंसान, अभी देखो हम लोग पैसा खर्च करने के लिए मार्केट में उतरते हैं, अगर हम लोगों ने पैसा खर्च कर दिया कंजम्पशन में तो उससे फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों ने खर्चा किस में किया, कैपिटल गुड्स में, उससे हमें क्या मिलेगा, अपने को फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलेगा, उससे हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो जो पैसा हम लोगों ने कैपिटल गुड्स में खर्च किया उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्वेस्टमेंट। बरोबर, सो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट किया गया पूरा पैसा हमेशा क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। अब एक बात बताओ, मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, मैंने कोई कैपिटल गुड्स खरीदी, मान लेते हैं मेरे लिए टैबलेट। टैबलेट मेरे लिए क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज ये मेरा क्या है, ये मेरी कैपिटल गुड्स है, ये मुझे कमा के दे रही है। हालांकि हम लोग लॉस मेकिंग कंसर्न है, बट फिर भी पर्पस तो क्या था, पर्पस तो कमाने का था, तो हमने इसको एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदा था, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारी कैपिटल गुड्स है। लेकिन अभी ये 1 लाख का टैबलेट आज से 3 साल पहले मैंने 1 लाख में लिया, लेकिन आज क्या उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, नहीं, इस पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। तो मैं इसमें से क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। मान लो डेप्रिसिएशन लग गया 30,000, तो आज इसकी वैल्यू क्या है, 70,000। तो जो टोटल मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो मेरा क्या होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ये वैल्यू मेरी क्या होगी, नेट इन्वेस्टमेंट। तो अगर मेरे को ग्रॉस से नेट पे आना है तो क्या करना है, माइनस कर देना है क्या, डेप्रिसिएशन। लेकिन हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। नाम सुना होगा तुम लोगों ने, सर इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं रेजिडेंशियल, जैसे मैंने घर वर बना लिया, या इन्वेस्टमेंट हो सकता है तुम्हारा बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, या क्या हो सकता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, क्योंकि तीनों ही तुमको रिटर्न कमा के देंगे। घर तुम आज ले रहे हो, कल को महंगा हो जाएगा। और मजे की बात क्या है, ये कंजम्पशन नहीं है। घर खरीदना, घर तुम खा के खत्म थोड़ी कर दोगे कि भाई आज घर लिया था कल खा के पूरा कर दिया, घर तो पड़ा रहेगा, तो वो तुम्हारा क्या कहलाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट 3 तरीके के हो सकते हैं, रेजिडेंशियल, बिजनेस और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। लिख देता हूं, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन दोनों पर तो क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। ये तुमको पता होगा स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, डिपेंड करता है किस पर्पज से लिए। ऐसे अपन लैंड बोल के रेजिडेंस थोड़ी कर सकते हैं, बिजनेस के लिए भी ले सकते हैं। लैंड पे डेप्रिसिएशन लग ही नहीं सकता,
तो लग ही नहीं सकता। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? जिसकी कोई फिक्स लाइफ होती है। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगने का रीजन क्या है? लैंड की लाइफ कुछ पता नहीं है, लैंड तो पड़ी है, करोड़ों साल से पड़ी है। ठीक है, चलो यहीं पे लिख दोगे वापस, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू व्हाट? नेट। खराब नहीं होता वो, लैंड कहाँ खराब हो, तो ऊपर बाटे गिर रहे हैं। काम की नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू से कि लैंड किसी काम की नहीं है? सफाई करा दो, हो गई काम की वापस। पत्थर ही तो गिरे हैं, जैसे भी लेके भेज देंगे युवराज को। युवराज फ्यूचर में काम करेगा। ये क्या बोलते हैं इसको? अर्थ मूवर्स। ये जो काम होता है ना, ये जेसीबी का, क्रेन का, इनको बोलते हैं अर्थ मूवर्स। तो युवराज सीए बन के क्या करेगा? सीए अर्थ मूवर्स। यहाँ पे अर्थ मूव करके ऑडिट की जाती है। चलो आओ, तीसरा पॉइंट लिखो। फैक्टर कॉस्ट वर्सेस, सर सब तो सेम चल रहा है। हाँ, चेंज कैसे हो जाएगा? और तुमको मैंने इतना पढ़ा के रखा है कि ये मान के चलना कि अगर तुम सीधा बुक को पढ़ भी लेते तो कुछ कुछ तो समझ आ ही जाता। सारा आता नहीं आता वो भगवान जानता, बट कुछ कुछ तो आ ही जाता। फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। सबसे पहले वर्ड पिक करते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? 4 फैक्टर होते हैं। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो हमको पता है कि भाई लैंड को हम लोग क्या पे करते हैं? रेंट। कैपिटल क्या ले जाती है? इंटरेस्ट। अच्छा, एंटरप्रेन्योर क्या ले जाता है? प्रॉफिट। और लेबर क्या लेता है? वेजेस। अगर इन चारों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगी? फैक्टर कॉस्ट। बरोबर। अब फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है कि हमने सामान प्रोड्यूस कर लिया। लेट्स से हमने सामान प्रोड्यूस किया 100 रुपए में। अब जब उसको बेचने के लिए निकले तो उस पर क्या लगेगा? इनडायरेक्ट टैक्स लगने वाला है, जीएसटी लगने वाला है। अपने को पता है जीएसटी किस पे लगता है? सप्लाई पे। लेट्स से कि जीएसटी लग गया 18 रुपए। तो अब ये सामान मार्केट में कितने बिकेगा? 118। ये बात समझ में आती है। लेकिन जब मैं मार्केट में बेचने जा रहा था तो सरकार ने बोला कि तुम्हारा सामान अच्छा है, मार्केट में ज्यादा बिकना चाहिए, तो सरकार ने मेरे को इस पे 5 रुपए की सब्सिडी दे दी। तो अब ये कितने का बिकेगा? 113। सो व्हाट आई कैन से, अगर फैक्टर कॉस्ट में किसको जोड़ा जाए? इनडायरेक्ट टैक्सेस को। किसको माइनस किया जाए? तो मुझे क्या मिल जाएगा? मार्केट प्राइस। तो लिख देते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस कर दिया सब्सिडीज। सो व्हाट यू विल गेट? मार्केट प्राइस। अब अगर तुम लोगों ने सुना हुआ हो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को क्यूमुलेटिवली क्या कहते हैं? ये लिखा था हम लोगों ने। कहाँ लिखा था? अभी नहीं लिखा था। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी कि फैक्टर कॉस्ट का एक और फॉर्मूला हो सकता है, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस वेजेस। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, 4th पॉइंट, नेशनल इनकम इज प्रोडक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट। ये हमेशा काम किससे शुरू करता है? प्रोडक्शन से। ज़्यादा कुछ खास चर्चा करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। 5th पॉइंट में यहां लिख रहा हूं, जितनी जहां जगह मिले वहां ठूंसते चलो। तुम्हारे पास तो बहुत एक पेज पड़ा है पूरा। 5th लिखो, इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओनली।
क्या मतलब है इसका? वही सारी चीजें इंक्लूड की जाएंगी जो मॉनेटरी टर्म्स में कंसीडर की जाती है। व्हेनेवर आई से इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? जिसका पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। तुम अपने होटल जाके खाना खाओगे, तुमने कहीं होटल गए, वहां पालक पनीर मंगवाया और वो खाया, पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? ऐसा हम तो बर्तन धो देते हैं, वो तुम्हारा कॉल है। नॉर्मली क्या होता है? यू नीड टू पे। तो जब तुम उसको पे करोगे, तुम्हारा पैसा लग रहा है, तो वो प्रोडक्शन कहलाया जाएगा। और प्रोडक्शन किस में काउंट होगा? तो नेशनल इनकम में काउंट होगा। लेकिन अगर वही पालक पनीर तुम्हारी मम्मी ने घर पे बनाया, तो क्या तुम उसको पे करोगे? नहीं। अगर पे करने की कोशिश की तो जूते खाओगे, वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। तो वहां तो हम पे नहीं कर रहे। तो अगर हम वहां पे नहीं कर रहे, तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो कौन सी नेशनल इनकम आएगी, कौन सी नहीं आएगी? वो होटल वाली आएगी, घर वाली नहीं आएगी। चलो, इसके बाद में बताओ और क्या लिख सकते हैं? ये लो, मैं कुछ और लिख रहा था बट तुमने बोल दिया। तो डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल, देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हिंदी देखोगे, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, नेशनल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय। दोनों फर्क समझ में आ रहा है? घरेलू और राष्ट्रीय। डोमेस्टिक का मतलब किसी भी कंट्री के चार दीवारी के अंदर अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी कंट्री की पूरी टेरिटरी है, इसके अंदर अंदर हम लोगों ने 500 रुपए का प्रोडक्शन किया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक। बराबर, ये क्या है? ये डोमेस्टिक है। लेकिन हमारे यहाँ के किसी इंसान ने बाहर से 100 रुपए कमाए, हमारे यहाँ के किसी इंसान ने कहाँ से 100 रुपए कमाए? बाहर से। तो 100 रुपए भी भारत में ही आने वाले हैं। सो व्हाट इज द नेशनल इनकम? 600 रुपए। ये बात समझ में आ रही है? सो आई कैन से कि भाई हमने यहां पर कमाए तो डोमेस्टिक, और हमारे इंसान ने कहीं बाहर से कमाया और उसको जोड़ लिया तो क्या बन जाएगा? नेशनल। अच्छा, हमारे यहां से कहीं से पैसे चले गए, किसी ने पैसे खर्च भी तो कर दिए होंगे, तो उसको हमने पैसा दिया होगा, लेट से हमने कितना पे किया? 40। सो व्हाट विल बी माई नेशनल इनकम? भाई 500 रुपए डोमेस्टिक थी, इसमें क्या जोड़ दिया? 100 जो बाहर से आएंगे, और क्या माइनस किया? 40 जो बाहर जाएंगे, तो मुझे क्या मिल गया? 560। ये मेरा क्या हो जाएगा? नेशनल। तो जो हमारे पास बाहर से पैसे आ रहे हैं उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, बरोबर है। और जो पैसे बाहर जा रहे हैं, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, मतलब बाहर से पैसा आया तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, बाहर पैसा गया तो फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। इन दोनों को नेट करेंगे तो मिलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो NFIA का फुल फॉर्म क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो बेसिकली हमने क्या करा? हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर हमने किसको जोड़ दिया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, बरोबर। अब अगर हो जाए कि ऐसा मामला कि भाई तुम्हारी जो इनकम है वो बाहर ज्यादा जा रही है और बाहर से आ कम रही है, तो उस केस में NFIA क्या हो जाएगा? नेगेटिव, बरोबर। तो अगर मैं एक लाइन तुम्हारे सामने स्टेटमेंट जारी करूं कि भाई अगर डोमेस्टिक इनकम ज्यादा है और नेशनल इनकम कम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? NFIA पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वापस बोलो, मैंने क्या बोला? अगर डोमेस्टिक इनकम ज्यादा है, नेशनल इनकम कम है, हमारे ये वाले केस में क्या हो रहा है? हमारे ये वाले केस में क्या हो रहा है? डोमेस्टिक इनकम कितनी है? 500, नेशनल कितनी है? 560। तो डोमेस्टिक इनकम कम है, नेशनल इनकम ज्यादा है, इसका मतलब बाहर से पैसे आ रहे हैं, तभी तो नेशनल इनकम बढ़ रही है। यानी कि NFIA हमारा क्या है? पॉजिटिव। इसका उल्टा बोले कि अगर डोमेस्टिक इनकम हो 500, नेशनल इनकम हो 470, तो उसका मतलब क्या होगा? बाहर पैसे जा रहे हैं, तो NFIA क्या है? नेगेटिव। ये बात बरोबर है। ये क्वेश्चन पिछले से पिछले पेपर में तुम्हारे एग्जाम में आया था। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि बताइए अगर तुम्हारी डोमेस्टिक इनकम ज्यादा हो किससे? नेशनल इनकम से, तो उस केस में इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? और सही कौन सा था? कि NFIA विल रिमेन व्हाट? नेगेटिव, बरोबर है। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं।
मैं शुरुआत में कह चुका हूं कि तुम्हारा जो पेपर का स्टैंडर्ड है एज कंपेयर टू माइक्रो, ज्यादा इजी कौन सा होता है? मैक्रो। मुझे लगता है कि उसका एक ये कारण भी है कि बच्चे मैक्रो को ज्यादा इज्जत देके पढ़ते हैं, उनको मैक्रो से डर लगता है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं डोमेस्टिक प्लस माइनस NFIA। प्लस कब होगा? जब वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा? माइनस। फिर तो वो है ही नहीं, अपने आगे आदमी नहीं है, वो यहाँ पे पैसे भेज रहा है अपने घर वो रिपेट्रिएशन है, वो अर्न इनकम नहीं है, अर्निंग थोड़ी है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा उसका अपने। रिपेट्रिएशन का मतलब तो क्या होता है कि उसने वापस पैसे भेजे, समझ रहे हो? वो अपना एनआर बन जाता है, नॉन रेजिडेंट, फिर अपने यहाँ पे टैक्सेबल भी नहीं है वो तो उसकी यहाँ, मतलब बेसिकली अगर तुम आगे जाके टैक्स में पढ़ोगे रेजिडेंट, OR, R, NR। अब NR का मतलब क्या हो रहा है कि तुम अब यहाँ के आदमी हो ही नहीं। इसमें एक रूल होता है, अगर तुम 182 दिन से ऊपर भारत से बाहर रह लिए तो उस केस में आप जिस कंट्री में रहे वहाँ के रेजिडेंट, और यहाँ के क्या हो जाओगे? नॉन रेजिडेंट। तो उस केस में तुमने भारत के बाहर जो इनकम कमाई वो भारत की इनकम नहीं गिनी जाएगी। अगर तुम लोग भारत के रेजिडेंट हो, डिफरेंस समझना, अभी इसने क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे बताना पड़ रहा है। दो वर्ड होते हैं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, मैं NOR नहीं पिक कर रहा हूं, मैं नॉर्मली R और NR पिक कर रहा हूं। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो भारत का है, भारत में रह रहा है और पैसे कमा रहा है। तो जो इंसान भारत का है, भारत में रह रहा है, अब मैं लिमिट्स पे नहीं जा रहा, बस भावनाओं से बात कर रहा हूं कि भारत का है, भारत में रह रहा है, तो वो जहां पर भी पैसा कमाए, चाहे वो भारत का इंसान भारत में पैसा कमाए, भारत का इंसान अमेरिका में पैसा कमाए, लंदन में पैसा कमाए, टैक्स कहाँ लगेगा? भारत में लगेगा, बिकॉज वो इनकम किसकी गिनी जाएगी? भारत की। अब अमेरिका उस पर टैक्स लगा रहा है तो वो लगवाता रहे, वहां टैक्स कटवाता रहे, अपने को उससे मतलब नहीं है। भारत में उस पर टैक्स लगेगा, ही विल हैव टू पे टैक्सेस। क्या बोला मैंने, समझ में आया? भारत का इंसान रेजिडेंट है और कहीं पर भी पैसा कमा रहा है तो वो भारत में टैक्सेबल है, बिकॉज वो इंडिया का क्या है? रेजिडेंट है। अगर कोई इंसान इंडिया का नॉन रेजिडेंट है, अब है इंडिया का लेकिन उसने इंडिया छोड़ दिया, जैसे ध्रुव राठी इंडिया का है, इंडिया छोड़ दिया, कहाँ रह रहा है? वो जर्मनी रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है, वेयरसोएवर ही लिव्स, तो वो जहां भी रह रहा है, तो वो अगर जर्मनी का रेजिडेंट है तो जर्मनी उस पर टैक्स लेगा, बरोबर है। अब अगर ध्रुव राठी इंडिया में आके पैसा कमाता है तो इंडिया उस पर टैक्स ले सकता है। ये बात समझ में मैंने क्या बोला कि भैया जर्मनी का आदमी था, इंडिया का NR बन गया, अब वो इंडिया में आके पैसा कमा रहा है, मतलब इंडिया में उसका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, तो उस इनकम पे उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, वरना नहीं देना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, समझ में आया? सो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस कि मैं इंडिया का हूं, इंडिया में रहता हूं, तो मैं कहीं से भी पैसा कमा के ला रहा हूं, सब पर टैक्स लगेगा, बराबर। मैं इंडिया का हूं लेकिन अब इंडिया का नहीं रहा, मैं क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। तो उस केस में व्हाट विल हैपन? इंडिया में आके कमाया उसी पे टैक्स लगेगा। मतलब अगर मैं दुबई में कमाया तो उस पे इंडिया टैक्स नहीं ले सकता। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? इसमें एक बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग है। क्या टैक्स प्लानिंग है कि साहब मैं एक CA हूं और मुझे पता है कि दुबई में सबसे कम टैक्स है, आई नो दैट। तो मैंने क्या करा, मैं 182 दिन का कॉन्सेप्ट है, सो मैं 182 दिन कहाँ रह लिया? दुबई में, 183 डेज। सो व्हाट, अब मैं क्या बन गया? NR बन गया। अब जो पैसा मैं दुबई में कमा रहा हूं वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। मेरी प्रैक्टिस ऐसी थी, CA की प्रैक्टिस, कि मैं यहां पर भी कमाता था और दुबई में भी कमाता था। मेरे क्लाइंट दुबई के भी थे। हो सकता है टैक्सेशन है तो हर जगह पढ़ के ही तो काम करना होता है, तो मेरे क्लाइंट दुबई के थे, तो मेरे को नुकसान क्या होता था कि मेरे को इंडिया का टैक्स भरना पड़ रहा है ऑन इंडिया की इनकम एंड दुबई की इनकम। लेकिन जैसे ही मैं इंडिया का NR हुआ, अब मुझे क्या करना पड़ रहा है? क्या मुझे दुबई की इनकम पे इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा? नो।
अब मैं दुबई की इनकम पे दुबई में टैक्स भरूंगा, बरोबर। इंडिया की इनकम पे कहां भरूंगा? इंडिया में। और ऑब्वियसली ज्यादा इनकम कहां की होगी? दुबई की होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरी ये बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग हो जाती है इसमें। सिटीजन बनने की जरूरत ही नहीं है, वीजा मिलते हैं ना, बिजनेस वीजा, वो अलग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो इस तरीके से मामला चल रहा है, ज्यादा अपन डीप में नहीं जाएंगे वरना बहुत बड़ा टॉपिक है ये, छोड़ते हैं इसको। अभी हम लोग क्या लिखना चाह रहे थे वो लिखते हैं। क्या लिखे थे? बुला दिया तुमको मुझे। चलो ठीक है, लिखो आओ। 7 पॉइंट, वेरिएंट्स ऑफ कैलकुलेशंस। हम लोगों ने कौन से वेरिएंट्स पता होने चाहिए। अब यहां से मेरे पास में गजब का किस्सा है, मजा आ जाएगा सुन के। इधर देखना, हम लोगों ने बचपन में भी ऐसा कुछ किया था। क्या किया था? कैसे बनाओगे? कैसे वो शॉर्टकट कैसे बनता था? पी तो कॉमन है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अच्छा, यहां क्या लिखे? जी और एन। ठीक है, और अरे एन ही लिख रहा था, बोल दिया एन, लिख दिया पी। ये लो, ठीक है। अब देखो सर, कौन से वेरिएंट बन सकते हैं? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। पहला क्या बन गया? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो लिखना शुरू करते हैं। जीडीपी एफसी, फुल फॉर्म लिखवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फुल फॉर्म क्या होगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्या बनेगा, चेक करो। जीडीपी एट एमपी, तो ये बन जाएगा जीडीपी एट एमपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा, आगे चेक करो भाई, और क्या बनेगा? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये लो, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, फुल फॉर्म क्या बनेगी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बरोबर। आगे चेक करो, नेक्स्ट क्या बनेगा? जीएनपी एट एमपी, तो ये हो जाएगा जीएनपी एमपी, फुल फॉर्म बताओ। दिखाई दे रहा है? फर्स्ट लेटर इज ग्रॉस, सेकंड इज नेशनल। अच्छा, आगे देखते हैं भाई फटाफट से। ये लो, एन एन पी एफ सी, ये लो एन एन पी एफ सी। दूसरा क्या हो जाएगा? एन एन पी एम पी। अब एन एन पी का फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, आगे बढ़िए। ये रहा एन डी पी एफ सी और दूसरा एन डी पी एम पी। ये लो, एन डी पी एफ सी एंड एन डी पी एम पी। यस और नॉट? हाईलाइट किसको मारना है भाई? एन एन पी एफ सी, एन डी पी एफ सी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यही हमारी क्या है? नेशनल इनकम। और यही हमारी क्या है? डोमेस्टिक इनकम। बताओ अभी यहां तक कोई समस्या किसी को? नो समस्या सर। एक और पॉइंट लिख देते हैं, फिर फ्री कर देंगे। इसमें क्या देखना है बताएं? पॉइंट नंबर 8, इंटरवेरिएंट कैलकुलेशंस। इंटरवेरिएंट कैलकुलेशंस, अगर हम लोगों ने वेरिएंट्स के अंदर कुछ कैलकुलेशन करनी है, मतलब क्या है इसका? यहां देखना, अगर मुझे क्वेश्चन बोलता है कि भैया जीडीपी एफसी से क्या निकालो? एनडीपी एमपी, तो मुझे वो कैसे निकालना है?
तो मुझे कुछ करना है, वो क्या करना है देखते हैं। हम यहां पे एक रूल लेके बैठे हैं, लेटर बाय लेटर। हमेशा कंपैरिजन कैसे करना है, लेटर बाय लेटर। कंपैरिजन किन लेटर्स के बीच में होगा, तो वो होगा ग्रॉस से नेट के बीच में, डोमेस्टिक से नेशनल के बीच में, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के बीच में। ग्रॉस में से क्या कर दें, माइनस करें, डेप्रिसिएशन तो क्या मिलेगा, नेट। डोमेस्टिक में प्लस माइनस क्या करें, NFI करें तो क्या मिलेगा, नेशनल। फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ें, इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस क्या करें, सब्सिडीज, तो क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस। अच्छा सर, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज किया तो इसको शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस। सर एग्जांपल करके बताओ आपने कैसे कर दिया, सब पता है तुमको, मैं जैसे नाटक कर रहा हूं, आ जाओ। फॉर एग्जांपल मुझे GDP MP से NNPFC निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेटर बाय लेटर। यहां देखो भाई एक एक करके, जिन लोग को बचपन में नहीं समझ में आया था वो लोग अब सुन लें, अब इसके बाद सीखने का मौका नहीं है। मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस माइनस NFIA। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट तो सेम है, PP सेम। अच्छा मुझे क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, उल्टा दिख रहा है। हमने यहां पे क्या लिखा था, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अभी क्या दिख रहा है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ये करके मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा NNPFC, बरोबर। तो मुझे सारे वेरिएंट्स को आपस में लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेटर बाय लेटर हम लोग कन्वर्जन करेंगे, आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। बताओ भाई, इसमें किसी को दिक्कत है? अब इस पे किस्सा क्या है, एक बार क्या हुआ, वन माई ओल्ड स्टूडेंट, बहुत पुराने स्टूडेंट थे, मैंने उनको इको पढ़ाई थी 12th में इस तरीके से। फिर उनका सीनियर लेवल पे, आई थिंक इंटर में या कहीं पे, वो कहीं और शी वॉज स्टडिंग द सेम चैप्टर। पहले ये नेशनल इनकम वगैरह इंटर में था। तो व्हाट हैपेंड, वहाँ पे जिन्होंने भी पढ़ाया, आई डो नॉट नो कौन थे, उन्होंने उसको बोला कि भाई तुमको कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला याद करना है, दैट इज ऑल। ये बड़ी क्लास थी, उसमें उन्होंने बोला कि फॉर्मूला लिख दो तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। वो बच्चे ने क्लास के बीच में खड़े होकर बोला कि सर आप भी रटवा क्यों रहे हो, सिंपल करो ना, लेटर बाय लेटर कन्वर्जन करो। और फिर मेरे को फोन आया, मुझे इतना वो खुशी का एहसास हुआ कि हा। फिर उनको बोला कि तुम्हें कैसे पता है, मेरे को भी नहीं, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? बोले मेरे को मेरे सर ने बचपन में सिखाया था, 12वीं के अंदर। ठीक है, तो ये किस्सा मतलब कम से कम 3 से 4 बार हो चुका है। अलग अलग 3-4 बच्चों ने ये बात मुझे कह दी है कि सर ये लेटर बाय लेटर कन्वर्जन बहुत कम टीचर्स फॉलो कर रहे हैं, तो अपने को फॉलो करना, इट सेव्स आवर टाइम एंड इट गिव्स अस एक्यूरेसी, बरोबर है। तो ये बेसिक्स हैं, तुम्हारे कहीं पर भी बुक में लिखे हुए नहीं है। तो आज की क्लास पूरी वार्म अप क्लास है, ठीक है, अभी तक नेशनल इनकम चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। चलो सर आज घर बैठे बैठे क्या करेंगे, कुछ तो काम दे दो सर प्लीज। चलो ठीक है, आगे कल देखेंगे।